MP ADPO यानी मध्य प्रदेश असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का नोटिफिकेशन, जिसका हर एस्पिरेंट को इंतज़ार था, कल यानी 7 जून को MPPCS यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। हेलो एवरीवन, TOLC के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ MP ADPO के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, जिसमें हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ सीट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अदर स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, और एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। साथ ही साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जिन्हें हर स्टूडेंट को फॉर्म फिल करते समय ध्यान में रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कमीशन द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग अभी फॉर्म फिल करने का ऑनलाइन लिंक जो है वो ओपन नहीं हुआ है, और वो आपका जो ओपन होने वाला है वो 17 जून से स्टार्ट होगा दोपहर 12 बजे से। यानी लिंक ओपन हो जाएगा आपका 17 जून 2021 के दोपहर 12 बजे से, जो कि आपका रहेगा 16 जुलाई 2021 के रात 12 बजे तक। यानी इसके बीच में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बात करते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स की। तो टोटल जो अलॉट की गई है नंबर ऑफ़ सीट्स वो है टोटल 92 सीट, जिसमें 25 सीट्स हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। यानी टोटल सीट्स का लगभग 27% अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, इन्हीं 25 सीटों में MP के अनरिजर्व्ड प्लस अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट जो अपने स्टेट में चाहे किसी भी रिजर्व कैटेगरी में क्यों ना आते हों, यहाँ यानी MP में उन्हें अनरिजर्व्ड के तौर पर ही माना जाएगा। ऐसा स्पेसिफिकली क्लॉज 3 के 5th पॉइंट में मेंशन है। अगर पोस्ट की डिटेल की हम बात करें तो इस पोस्ट का नाम रहेगा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, विभाग का नाम रहेगा गृह विभाग, श्रेणी जो इसमें आ रही है यानी क्लास, कौन सी क्लास के ऑफिसर होंगे ये, तो यहाँ पे लिखा है राजपत्र द्वितीयक श्रेणी यानी कि 2nd क्लास के गजेटेड ऑफिसर ये माने जाएंगे। साथ ही साथ इसमें पद की स्थिति बताई गई है तो वो स्थायी है। सैलरी की अगर बात करें तो 9300 से लेके 34,800 तक रहेगी, जिसमें प्लस 4200 का ग्रेड पे इंक्लूड है। और ये जो सैलरी यहाँ पे मेंशन है वो 6ठे वेतन आयोग के अकॉर्डिंग मेंशन है, जो कि 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें बोला गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि या समकक्ष, यानी कि अगर आप LLB ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा पॉइंट जो इसमें बोला जा रहा है रोजगार पंजीयन, यानी अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जीवित पंजीयन से यह मतलब है एक्टिव रजिस्ट्रेशन एट द टाइम जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। इस प्रोविज़न को अगर हम देखें तो यहाँ पे और इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं है। यहाँ पे ये भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि अगर अदर स्टेट का कोई स्टूडेंट इस फॉर्म को भरना चाहे तो क्या उसको कोई रेमेडी है या वो किस तरीके से ये फॉर्म को फिल कर सकता है। क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जब हमारी टीम ने MP रोजगार पंजीयन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च किया तो वहाँ पे ये पता चला कि अदर स्टेट का कोई भी रेजिडेंट यानी अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट इस रजिस्ट्रेशन को नहीं करा सकता। लेकिन अगर हाँ कोई स्टूडेंट MP में रहता है, MP में रेजाइड करता है, भले ही उसके पास वहाँ का डोमिसाइल नहीं है, तब वो इस रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होगा। तो इससे क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि अदर स्टेट का कोई भी स्टूडेंट जो MP में उस लोकल रजिस्ट्रेशन को नहीं करा सकता वो ये फॉर्म नहीं भर सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये जो कंडीशन दी गई है कि MP रोजगार पंजीयन होना जरूरी है, तो वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल ही नहीं हो रही है। अगर कोई स्टूडेंट फॉर्म फिल भी कर देता है, यानी अगर अदर स्टेट का कोई स्टूडेंट फॉर्म फिल भी कर देता है और वो एग्ज़ाम भी दे देता है, तो एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन या ज्वाइनिंग के टाइम आपसे वो रजिस्ट्रेशन की डिमांड की जाएगी। और रजिस्ट्रेशन के बारे में ये कहा गया है कि जब रजिस्ट्रेशन आपका एक्टिव होना चाहिए, जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उस समय पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में तो आ रहा है कि अदर स्टेट का स्टूडेंट जो अदर स्टेट का कैंडिडेट है वो फॉर्म फिल भी कर दे तो भी शायद आगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस रिगार्डिंग कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को क्या रेमेडी दी जाएगी उसके बारे में भी आयोग की तरफ से कोई भी बात क्लियरली मेंशन नहीं करी गई है। नेक्स्ट इसमें बात करी गई है अधिमान्यता की। अधिमान्यता यानी प्रेफरेंस या वरीयता की। तो इसमें बोला गया है प्रथम श्रेणी वाले या बार में विधि व्यवसाय में 2 वर्ष पूर्ण करने वाले या उच्चतर अर्हता वाले व्यक्तियों को अधिमान्यता दी जाएगी। यानी क्लियर किया गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है 2 स्टूडेंट में जिनके मार्क्स सेम है, तो उसमें प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? जिसकी फर्स्ट क्लास रैंक आ रखी होगी, या जिन्होंने बार में 2 साल एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रखी होगी, या फिर जिन्होंने हायर डिग्री जो है वो ऑब्टेन कर रखी होगी।
तो इन लोगों को जो है वरीयता या अधिमान्यता दी जाएगी। नेक्स्ट जो ये तो जनरल जो बातें इसमें दी गई हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें ध्यान देने वाला है नोटिफिकेशन, वो है क्लॉज 5 में, जिसमें महत्वपूर्ण करके एक हेडिंग पड़ा हुआ है और उसमें ये दिया गया है कि यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं को और शर्तों को पूरा करते हैं और आवेदन करने से पहले अपनी अर्हता की जांच वो स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही वो आवेदन करें। इस पॉइंट से आयोग ये क्लियर कर दे रहे हैं कि यहाँ जो भी फॉर्म फिल कर रहा है, यानी जो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहा है, वो कैंडिडेट अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर ही फॉर्म फिल करे। आयोग की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो हर फॉर्म को एलिजिबिलिटी वाइज चेक करेंगे। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की बात करें फॉर्म फिल करने के लिए, तो इसमें बताया गया है कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो लेकिन 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, यानी कैंडिडेट की आयु 21 वर्ष और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष उसके कंप्लीट ना हुए हों, तो वो फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें ध्यान देने वाला है वो है इसकी अधिवार्षिक की आयु, यानी एज ऑफ रिटायरमेंट। तो इसमें एज जो दी गई है वो 62 ईयर्स या 62 वर्ष की दी गई है। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया या सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें बताया गया है कि एक एग्जाम होगा। चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्न पत्र की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन पैटर्न पे होगा। इसमें अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें बोला गया है कि सिलेबस जो है इसकी वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, जिसमें लगभग 27 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। दूसरी बात जो इसमें बोली गई है कि रिक्तियों की जो 3 गुना होगा वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, यानी कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं उसका डिवीजन वाइज, कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी में 3 गुना कॉल इंटरव्यू के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो बोला गया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, जो कुछ इस टाइप से है। तो सबसे लास्ट इसमें बात करी जा रही है एग्जामिनेशन प्लानिंग या परीक्षा योजना की, जिसमें पहला पॉइंट जो कह रहा है कि एक जो पेपर होगा पहला, जिसमें 2 खंड होंगे। खंड ए बात कर रहा है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सामान्य ज्ञान की, जो कि जिसका पूर्णांक है 150, और दूसरा खंड बात कर रहा है विधि का, जिसका पूर्णांक है 300। इस पूरे एग्जाम का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा और ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी। साथ ही साथ इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे। नेक्स्ट इसमें बात करी जा रही है जो दूसरा एग्जाम होगा वो होगा इंटरव्यू। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, यानी एक सीट पे जो 3 कैंडिडेट हर कैटेगरी में सिलेक्ट किए जाएंगे, उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें जो इंटरव्यू जो होगा वो 50 नंबर का होगा, यानी टोटल इसके अगर कैलकुलेट किए जाए मार्क्स तो 500 मार्क्स का पूरा ओवरऑल पेपर हो रहा है। जिसमें बात करी जाए अगर सामान्य ज्ञान की, तो इसको सब्जेक्ट वाइज यहाँ डिवाइड किया गया है कि एक सब्जेक्ट से टोटल कितने क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम बात करें खंड ए की, यानी कि जनरल नॉलेज की, तो उसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। लॉ के इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, यानी टोटल ओवरऑल 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें आपको टाइम दिया जा रहा है 3 आवर्स का। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो कि बोल रही है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा में 40% अंक खंड आ तथा खंड बा में पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि 40% आपको खंड आ में लाने होंगे और 40% ही खंड बा में लाने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोला जा रहा है कि रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एमपी के अधिसूचित अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अरण्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग जन श्रेणी के आवेदकों को, यानी वहाँ 10% की छूट दी जा रही है, यानी कि उन्हें 30% मार्क्स लाना मैंडेटरी होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। और हमारे से जुड़ने के लिए और हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमारी ऐप TOLC को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।